लास्ट क्लास में हम पास्चर का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे, है ना। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये सब तुम लोग के दिमाग में आ गया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है पास्चर का। और उसके बाद कोक पोस्टुलेट भी बता चुके हैं, है ना। अरे बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो भाई जब कोक का पोस्टुलेट आया, जब कोक ने अपना जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया, तो ऑब्वियसली उसे लोगों को पता चल गया कि भाई हर डिजीज के पीछे भाई, पहले तो लोग क्या कहता था भाई, अभी भी देखो जैसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स लोगों को निकलता है अभी, हाँ अभी भी स्टिल ऐसा होता है, खासकर गांव में हमारी जो नानी वगैरह ये सब किया करती थी। अब का लोग तो उसको नहीं मानता है, लेकिन जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया या किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया या मीजल्स हो गया, तो लोग बोलता था कि माता जी आई है ना। सुना है कि नहीं ये कहानी कि लोग बोलते यस थे मैम। हाँ कि यस मैम। यस माता जी आई है। और जिस भी बच्चे को हुआ रहता है ये सब चीज, तो उसको वो लोग क्या करता था कि बहुत मतलब कि उसको एस्थेटिक उसको अलग रखता था लोग, और उसको किसी भी चीज से उसको छूना उना, किसी चीज से छुलाना उलाना नहीं, उसको अलग कमरे में रखता था लोग, उसको बहुत साफ सुथरा रखता था लोग, है ना। और उसको खाने में बिल्कुल शाकाहारी, अगर मान लीजिए कि वो अगर नॉन वेजिटेरियन भी रहा, तो उसको खाने में शाकाहारी खाना ही दिया जाता था, अच्छे अच्छे हेल्दी डाइट से देते थे। तो हम लोग तो बड़ा हंसते थे, अरे तुम नानी तुम तो बड़ा ओल्ड दिमाग ओल्ड फैशन हो, है ना। लेकिन पहले के लोगों का ना जो एक्सपीरियंस था और उन लोगों का जो मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन था, वही आज हमारे काम आ रहा है ना। बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि आज भी वही करते हैं, जैसे देखो इस कोरोना काल में भी हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर हो जा रहा है, स्टिल हमको भी हुआ तो हम भी क्या किए, अपने आप को आइसोलेट कर लिए, है ना, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए, मतलब बच्चों लोग को अलग कर दिए जो भी है। और खाने में क्योंकि खाने का मन नहीं करता है, तो आदमी एकदम उसमें उस टाइम वही खाना खाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब गड़बड़ रहता है, तो उस टाइम वही खाना खाएगा जो उसको इजिली डाइजेस्टेबल हो, है ना। तो हल्का फुल्का खाना और ज़्यादा लिक्विड डाइट लेके, और अपने कपड़े जो है वो अलग सुखाना, अलग साफ सुथरा रखना, मतलब बेसिकली क्या है, वही चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, हाइजीनिक को मेंटेन करते हैं, अपने आप को अलग करके हम लोग क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं। यही बात वो लोग पहले भी किया करते थे, है ना। उसके बाद फिर जैसे कुछ दिन हो जाता था, तो फिर एक भगवान के मंदिर में जाके पूजा पाठ करते थे कि भगवान मतलब कि आप जो है वो दोबारा हमारे मतलब इस तरह से रोग ना फैलाए। उसके पीछे भी एक क्या था कि हर चीज़ों को आदमी एक अच्छे वे में लेता था, और उसको मतलब साफ सुथरा करके उसको हाइजीनिकली मेंटेन करता था। तो पहले को लोगों को तो ये नहीं पता था कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है ना। माता जी आई हैं, माता जी आई हैं, कभी उस पर उन्होंने ये काम नहीं किया कि क्यों आई हैं। और अगर हम वैसे तो देखो कोई भी जो वायरल डिजीज होता है उसका कोई भी दवाई नहीं होता, वायरस पे कोई भी तुम्हारा एंटीबायोटिक काम नहीं करता, वायरस पे किसी तरह का कोई मेडिसिन काम नहीं करता। इसलिए क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है कि वायरस जो है वो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर तुम उसको शरीर के बाहर कर दो, अगर उसको किसी तरह का कोई लिविंग मीडिया नहीं दो, तो वो मर जाएगा। तो जब वो खुद मरा हुआ, उस मरे आदमी को तुम क्या मारोगे, है ना। तो वायरस को बेसिकली हम ट्रीटमेंट जो करते हैं वो वायरस का नहीं करते हैं, वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल होता है ना उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, सेल को ही खत्म कर देते हैं एंटीबायोटिक वगैरह लेके, राइट। तो पहले भी ये था कि भाई इसका कोई ये नहीं है, तो हर वायरस का अपना एक इंक्यूबेशन टाइम होता है ना। इंक्यूबेशन करने का मतलब कि उसका एक सिम्टम दिखाने का एंड उसके खत्म होने का एक टाइम होता है। तो हर वायरस का होता है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। और अगर तुम मतलब कि वो ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इन्फेक्टेड नहीं करे, तो वो अपने आप वो चला जाता है। सेम केस तुम कोरोना के साथ भी देख रहे हो, कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड बोल रहा है कि 14 से 20 दिनों का होता है, मतलब 14 डेज तक का वो रहेगा, और 14 दिन के बाद जो है वो जाना शुरू करता है। अब इसी 14 दिन के बीच में वो हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं था, अगर वो हमारे लंग को अफेक्ट नहीं करे या हमारे दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करे, तो वायरस हमारे लिए क्या हानिकारक है। वो 14 दिन आया अपना, हम लोग क्या किए, बॉडी जो है इम्यूनिटी हमारा लड़ रहा है, और हमने इम्यूनिटी को सप्लीमेंट करने के लिए
विटामिन वगैरह दे दिया, दवाई वगैरह खा ली और वायरस को हम लोग किक आउट कर देते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, वो हमारे जो ऑर्गेन्स है उसमें जाके स्टैब्लिश हो जा रहा है, और वैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स को, ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है लेकिन वैसे क्रिटिकल ऑर्गेन्स को जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और यही वजह है कि डेथ हो रही है। तो सेम चीज पहले भी होता था, पहले लोगों को ये नहीं पता रहता था कि कोई वायरस है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, क्या है, वो लोग क्या करते थे, वेट करते थे। तुम लोगों ने सुना होगा एक मियादी बुखार, जब किसी ने प्रेमचंद की कथाएं सुनी होंगी तो उसमें एक कहानी था जिसमें कि मियादी बुखार का, जो कि 21 दिन का उसका साइकिल रहता था। तो वो 21 दिन तक वो फीवर चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था, उसमें किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हम दवाई दे सके। तो 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक वो लोग इंतजार करता था, और फिर 21 दिन के बाद वो बीमारी जो है वो अपने आप खत्म हो जाती थी। तो क्या होता था इस बीच में, क्या होता था, कई डेथ भी होते थे, क्योंकि हम 21 दिन तक किसी बॉडी में किसी वायरस को रखे, और वो वायरस जो है वो धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है कमजोर करता जा रहा है, हम किसी तरह की उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तो जो पर्सन वीक रहेगा या जिसको कोई मतलब, वो तो चला जाएगा। तो इस तरह से कई डेथ होती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए कई साइंटिस्ट ने उस पर वर्क करना शुरू किया, और उन्होंने पहले तो पता किया कि नहीं, ये जो है भगवान का त्रासदी है, या भगवान दे रहे हैं, या ये किसी ऐसे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है जिसको कि हम ट्रीट कर सकते हैं। और उसी चीज के वे में कई साइंटिस्ट ने, जैसे तुमने देखा कि पास्चर ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर कोच ने भी एक्सपेरिमेंट किया, सबने कुछ 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 एक्सपेरिमेंट किया और साइंस को एक कंट्रीब्यूशन दिया, और ये एस्टैब्लिश किया फैक्ट कि हर बीमारी के पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। अब जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पीछे एक रोल है, हर डिजीज के पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर डिजीज के पीछे एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, तो भाई जिंदा है तो हम उसको मार भी सकते हैं। तो जब डिजीज का पता चल गया कि भाई सारे जो जितने भी डिजीज उस टाइम जो फैल रहे थे, उस टाइम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलेरा वगैरह वगैरह इस तरह की डिजीजेस फैल रहे थे, उसके पीछे वहाँ पे काम करना शुरू हुआ। तो जब डिजीज का एस्टेब्लिशमेंट हो गया कि भाई माइक्रो, अभी देखो जैसे कोरोना ही आया, तो जो पिछले साल था उस टाइम लोग बहुत बजल थे कि क्या दवा दें, क्या दवा दें, है ना, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं पता चल रहा था। ये वायरस जो है वो यार किस तरह का वायरस है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आरएनए वायरस है कि डीएनए वायरस है, इसके सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन है, तो कैसे इसको डिसॉल्व करें। एक साल तो हमारा इसी में चला गया कि वायरस का नेचर पता कर रहे थे, और उसके क्या क्या दवाई, अभी भी स्टिल उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट दवाई जो है वो नहीं बन पाया। हम लोग क्या कर रहे थे कि एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेके हम क्या करते हैं, जो वायरस का इन्फेक्टेड सेल है उसको किल करते हैं, एंड फिर उसके बाद फिर जैसे जो भी सिम्टोमेटिक, जैसे जो होती है, घर वाले जैसे कि सांस फूलने में दिक्कत है तो उसके ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ये दे देते हैं, या वायरस के चेन को तोड़ने के लिए हम लोग कुछ उसमें रेमडेसिविर डाल देते हैं, वगैरह वगैरह यही सब करते हैं। बट डायरेक्ट जो ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं निकली जो कि जाके डायरेक्ट वायरस को मार दे, है ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस टाइम भी इसी तरह का, पहले तो बहुत लोगों ने अपना सब जितने भी डिजीज थे उसके कौशल ऑर्गेनिज्म की ढूंढने की कोशिश की, और उसके बाद फिर हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी उसी टाइम शुरू हुआ। ऑब्वियसली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि उसमें अगर कहीं पे जरूरत है तो सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करेंगे, सर्जरी के साथ साथ में कुछ केमिकल्स की भी उसमें जरूरत है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है तो उसको मारने के लिए भी हमारे कई एंटीबायोटिक्स और कई तरह की दवाएं बन रही हैं। तो जब ये स्टैब्लिश हो गया, ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया, तब हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जन्म हुआ, यानी कि ग्रोथ ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। और ये जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो जोसेफ लिस्टर का है। ये सब जो इम्पोर्टेंट नेम है ना, ये तुम लोग को याद रखना होगा कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी और फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो क्या नाम होगा तुम्हारा, जोसेफ लिस्टर। सो वो एक ब्रिटिश सर्जन थे, और ही वाज द पायनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, और जिन्होंने कि स्टेराइल सर्जरी का, है ना, उस टाइम उनको प्रमोट किया गया। और इसी लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड वगैरह केमिकल को ये किया, जो कि तुम्हारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या वुंड वगैरह को या घाव वगैरह को साफ करने के लिए उसका यूज होता है। सेम डे सेम टाइम, उसी टाइम मतलब कि टर्म जो है वो स्टरलाइजेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पास्चुराइजेशन इज द पार्शियल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अब ये जो स्टरलाइजेशन है और पास्चुराइजेशन है, इसके बीच बीच का जो प्रोसेस है उसको हम लोग टिंडलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि टिंडल एक साइंटिस्ट था, और उन्होंने एक प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट हीटिंग दिया। इंटरमीडिएट हीटिंग मीन्स पहले भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया है उनको स्पोर बनाने की कैपेबिलिटी होती है,
राइट। और जैसे कि फंजाई तो सारे स्पोर्स बनाते हैं, बट कुछ ही एक आधे बैक्टीरिया जैसे कि तुम्हारा क्लोस्ट्राइडियम है, बैसिलस है, ये लोग स्पोर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग पास्चुराइजेशन का, जब पास्चर ने पास्चुराइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम चीज़ों को पास्चुराइज करना शुरू कर दिए, है ना। उसको क्या करते थे कि 63 या 75 डिफरेंट पास्चुराइजेशन टेम्परेचर उस पर हम लोगों ने गर्म करना और उसको चीज़ों को स्टोर करने का काम हम लोगों ने शुरू किया। बट स्टिल उस पास्चुराइजेशन टेम्परेचर पे भी तो दिक्कत था कि यार इतने पास्चुराइज कर रहे हैं फिर भी चीज़ें जो है खराब हो रही हैं, है ना। तो इसका फिर उस वो में काम किया गया, तो ये पाया गया कि भाई कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो एंडोस्पोर बनाते हैं, और हमने एक पास्चुराइजेशन टेम्परेचर दे दिया तो वो स्पोर तो मर गया, उसका वेजिटेटिव जो सेल है वो तो मर गया, बट ये जो स्पोर जो है वो स्टिल उस टेम्परेचर पे जिंदा है। तो अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, हमारे पास दूसरा उपाय है कि हम क्या करें कि और भी ज्यादा टेम्परेचर देते हैं जिससे कि एंडोस्पोर बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो तुम खाने पीने की चीजें यूज करते हो, जैसे मिल्क की यूज करते हो या कोई भी खाने पीने की चीज यूज करते हो, उसको अब तुम 100 और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने लगोगे तो दूध तो तुम्हारा पानी हो जाएगा, सारे न्यूट्रिशन जो है उसके ब्रेक कर जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसके खत्म कर हो जाएंगे। तुम सब्जी वगैरह को जब इतना स्टरलाइज करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा सब्जी खाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे दूध पीने का कोई फायदा नहीं, है ना। तो हम एक ऐसा टेम्परेचर लाए, एक ऐसा प्रोसेस लाए जो कि हमारा क्या करे कि मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करे और जो उसका न्यूट्रिशन है वो भी हमारा बचा रहे। उसी चीज को बचाने के लिए टर्म लाया गया टिंडलाइजेशन, जिसमें कि इंटरमीडिएट हीटिंग होती है। तुमने एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म किया, फिर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ दिया। अब सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म किया तो वो जो वेजिटेटिव सेल है वो किल हो गया, और जो तुम्हारा जो इंडोस्पोरिक सेल है वो बच गया। वो जब नॉर्मल टेम्परेचर करोगे तो वो ग्रो करेगा। फिर तुमने दोबारा क्या किया कि एक सर्टेन 3-4 घंटे के अंदर उसको फिर गर्म कर दिया, फिर उसके कुछ जो इंडोस्पोरिक सेल है वो मर जाएंगे। फिर तुमने ठंडा कर दिया, ठंडा कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि अगेन उसके जो इंडोस्पोरिक जो बचे कुचे होंगे वो ग्रो करेंगे, और इस तरह से जब तुमने उसको दोबारा गर्म किया तो वो मर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि टिंडलाइजेशन, और ये टर्म जो है वो जॉन टिंडल ने दिया था। इसी तरह तुम्हारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑलरेडी इसको डिस्कस कर सकते हो। फिर आया तुम्हारा वीरोलॉजी, है ना। और ये जो वीरोलॉजी है, पहले तो भाई बैक्टीरिया पे ही लोग सुस्ता रहा था कि हाय यार कितना सारा बैक्टीरिया है और कितने सारे डिजीज है। अब उसके बाद जब बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ डिजीज को ऐसे, क्योंकि बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक बन गए, बैक्टीरिया को छानने के लिए कई तरह के फिल्टर बन गए, जैसे कि बैक्टीरिया को छाना जा सकता है। और उस टाइम यही माना जाता था कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम मान लीजिए कि कुछ ऐसा मेम्ब्रेन फिल्टर जैसा कुछ तैयार करते हैं जो कि बैक्टीरिया को फिल्टर कर लेता है, तो हमारा चीज जो है वो सारा सेफ हो जाएगा। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोस्की, है ना। ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने देखा कि टोबैको पे, तुम लोगों ने तंबाकू का पत्ता देखा होगा, टोबैको पे कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल से वॉर टाइप के कुछ आ रहा है। तो उस डिजीज को उन्होंने पढ़ा, उसको स्टडी किया, तो उन्होंने उसको नाम दिया टोबैको मोज़ेक डिजीज, है ना। अब इस टोबैको मोज़ेक जब जब साइंस स्टैब्लिश्ड हो गया था कि भाई हर डिजीज के पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने सोचा कि ये हो क्यों रहा है, टोबैको मोज़ेक डिजीज हो क्यों रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो टोबैको का पत्ता निकाला, उसका तोड़ा, और जो इन्फेक्टेड पत्ता था और उसका उन्होंने जूस निकाला, है ना। और जूस निकालने के बाद क्या किया कि उस जूस को उन्होंने फिल्टर कर दिया, है ना। अब ये माना, उनको ये पता नहीं था कि इसमें वायरस है क्या है, उन्होंने समझा कि भाई ये बैक्टीरिया है। तो जब हम उसको फिल्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो उस टाइम नोन बैक्टीरिया था 0.5 माइक्रोमीटर का उस टाइम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया निकला था। तो उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को उस टाइम जो डिस्कवर था उससे भी क्या किया कि छोटा 4 साइज का एक फिल्टर बनाया, और उस फिल्टर से ये जो टोबैको का जूस है उसको उन्होंने फिल्टर कर दिया। तो अब उन्होंने सोचा कि जब बैक्टीरिया फिल्टर हो गया हो तो फिल्टर पे आ गया होगा, तो जो तुम्हारा जो जूस है जो फिल्टर होके जो आया उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि जो फिल्टर जूस है उसमें अगेन उस फिल्टर जूस को लेके उन्होंने क्या किया कि एक तो उसको ग्रोथ करवाया, और उससे एक सैंपल लेके उन्होंने दूसरे जो माइस वगैरह पे ही उस टाइम एक्सपेरिमेंट होता था, टोबैको पे ही, ये क्योंकि टोबैको है तो उन्होंने क्या किया कि टोबैको पे ऐसे रब कर दिया, तो उन्होंने देखा कि सेम सिम्टम जो है वो दिख गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कुछ ऐसा है जो कि स्मॉलेस्ट देन द
बैक्टीरिया। तो उस टाइम उसका नाम उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने क्या कर दिया उस टाइनी माइक्रो, जिसको कि उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो बैक्टीरिया से भी छोटा है ना, लेकिन उसका कुछ नाम वो नहीं दे पाए थे, तो उसको उन्होंने कहा कि दिस इज फिल्टरेबल स्टाइनिंग एजेंट, उन्होंने मतलब कि फिल्टरेबल वायरस दिया। वायरस क्या है, उन्होंने कहा कि ये पॉइजन है। वायरस जो है वो एक शब्द से इजाद हुआ जिसका बेसिकली मतलब है कि इट इज पॉइजन, है ना। और जब उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखने का कोशिश किया, उस टाइम जो पावरफुल माइक्रोस्कोप था जो कि था, जबकि उस टाइम माइक्रोस्कोप को नहीं डेवलप कर पाया था, बट उनके पास जो भी सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने देखने की कोशिश की, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नहीं दिखा। फिर जो अब एक बार जब वायरस पे काम हुआ तो फिर दूसरा भी काम होना शुरू किया। उसके बाद फिर 1915 में जो फ्रेडरिक फ्रॉट है ना, इन्होंने फ्रेडरिक फ्रॉट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई जो बैक्टीरिया है उसको भी खाने वाला एक वायरस है, कुछ जो बैक्टीरिया है उन पे भी एक तरह का वायरस जन्म लेता है, और उस वायरस को उन्होंने नाम दिया बैक्टीरियोफाज, है ना। अब ये जो है वो ये तो क्योंकि मैंने इसको लिखा है, तो मैंने लास्ट ईयर लिखा था, तो इसलिए मैंने ये न्यू वायरस कोविड-19 के बारे में भी उसके बारे में बता दिया कि भाई ये जो हमारा ये वायरस जो अभी स्टिल हम लोगों को परेशान कर रहा है, ये जो वायरस कहाँ कहाँ से आया है ना। तो वायरोलॉजी के बारे में एक अलग, किसका है यार, म्यूट करो तुम लोग, किसका आवाज कर रहा है, म्यूट करो, ठीक है। तो हिस्ट्री में अब इतना ही, क्योंकि वायरस का एक अलग सा चैप्टर है, उसमें तुम वायरस के बारे में जानोगे अच्छी तरह से, बट ये हिस्ट्री में तुम्हें ज़्यादा नहीं बताएंगे। रुपेश पूछो, क्या कुछ पूछना है क्या? यस मैम, बोल रहे थे कि पास्चर ऑब्जर्वेशन में एक वर्ड था ब्लॉब्स। ब्लॉब्स, हाँ ठीक है मैम वो क्या होता है? ब्लॉब्स मीन्स जैसे कुछ गड्ढे जैसा था, है ना, और मतलब कि एक ऐसा ग्रोथ जैसा था, मतलब कि उसको उन्होंने ब्लॉब्स कहा है, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, एक 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 ब्लॉब्स का लिटरल मीनिंग ना, ऐसा क्वेश्चन फालतू का पूछोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। तुमको अब अंग्रेजी का एक एक हिंदी हम समझाने लगे ना तो बस हो गया तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी, तो तुम हिंदी ही पढ़ लो। तुमको ब्लॉब्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ फोटो तुमको दिखाया गया है जो फर्मेंटेशन का पीपीटी में, तो ब्लॉब्स का मतलब ही नहीं समझ में आया। पूछोगे कि मैडम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है, तो राउंड का हिंदी क्या होता है, तो तुम जाके मैम हिंदी नहीं पूछे हैं, उसका मतलब तो क्या तुमको होता है ये मतलब सब। समझ में नहीं आया। तुम फोटो देखे हो कि नहीं देखे हो, पीपीटी देखे हो कि नहीं देखे हो? यस मैम देखिए। हाँ, तो तुमको नहीं समझ में आया। हाँ, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछो जो कि तुम्हारा मतलब दूसरे को भी ना रहे, फालतू का ये सब क्वेश्चन पूछ के ना खाली टाइम बर्बाद करते हो, समझे। नेक्स्ट टाइम से इस तरह का फालतू क्वेश्चन पूछे ना तो जवाब भी नहीं देने वाले हैं। मैम पूछना था कि पेस्चराइजेशन और डीमिनराइजेशन में क्या डिफरेंस है? रुको एक मिनट, पहले इसका जवाब देना। दिख रहा है तुमको, पीपीटी दिख रहा है? ये दिखा तुमको पीपीटी रुपेश? यस मैम, यस मैम। अब ये बताओ, इसको इन्होंने ब्लॉब्स कहा, ठीक है, ये ब्लॉब्स कहा, ओके ये तुम नहीं समझ पा रहे ये ब्लॉब्स क्या है? ठीक है मैम, ओके मैम। अगर तुम बोलोगे कुकाई, कुछ अंग्रेजी सीख के आया करो, समझे। और अंग्रेजी का मतलब हिंदी तुमको नहीं यहाँ पे हिज्जे हिज्जे करके बताया जाएगा, राइट। आ गए हो पढ़ने ग्रेजुएशन, और उसके बाद बेवकूफ जैसा क्वेश्चन पूछोगे। पहले तो तुम मेरे क्लास में पढ़ के आया करो, देख के आया करो, ठीक है ना। जो चीज हमसे पूछते हो पहले क्वेरी किया करो, तुम्हारे पास बहुत सारा मीडिया है जिसमें कि तुम क्वेरी कर सकते हो, राइट।
ओके मैम। पूछो माही, क्या तुम्हारा काजल क्या क्वेश्चन है? मैम पेस्चराइजेशन और टिंडलाइजेशन तो सेम ही हुआ ना, क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी तक तुम सो रही थी। पास्चराइजेशन और टिंडलाइजेशन का मतलब तुमको समझ में नहीं आया? चलो एनीबॉडी, रुपेश तुम बताओ, यस मैम। पास्चराइजेशन और टिंडलाइजेशन का डिफरेंस बताओ। मैम टिंडलाइजेशन मतलब ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, जैसे इंडोस्पोर भी हो गया उसमें इंक्लूड, जबकि पास्चराइजेशन पार्शियली किल करता है, इसमें इंडोस्पोर को किल नहीं कर सकता। प्रोसेस क्या होता है? टिंडलाइजेशन क्यों बोला जाता है? टिंडलाइजेशन का एक और बार बार हम बोल रहे हैं, टिंडलाइजेशन इज आल्सो नोन एज दिस हिटिंग, क्या बोले थे? मैम हम बोले हाँ बोलो, कौन? विक्रम है, बोलो। उसमें मैम पास्चराइजेशन में एक बार गर्म करते हैं सही। और उसमें एक से ज्यादा बार गर्म करते हैं। काजल तुम क्लास करती हो या सोती रहती हो, ये बताओ। ये टिंडलाइजेशन टर्म पिछले 3 क्लास से लगातार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है? और बार बार बताया जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टिंडलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन। तो तुमको मतलब कि सो के उठती हो और अचानक से क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है, सुनती नहीं हो तुम? हम समझ गए। मिथलेश, और कोई बताओ इसका टिंडलाइजेशन क्या बोला? विक्रम क्या बोला टिंडलाइजेशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पास्चराइजेशन एंड टिंडलाइजेशन? मैम पास्चराइजेशन में एक बार गर्म करते हैं और टिंडलाइजेशन में एक से ज्यादा बार गर्म करते हैं। इंटरमिटेंट हीटिंग करते हैं, मतलब कि कुछ कुछ एक टाइम ड्यूरेशन पे हम लोग उसको गर्म करते हैं, ठीक है? बहुत क्लोज थे, लेकिन और भी कुछ परफेक्शन इसमें चाहिए, क्योंकि इस टिंडलाइजेशन पे हम 3 बार 4 बार बोल चुके हैं। कोई और? अवधेश कहाँ गया? अवधेश, अवधेश, अवधेश। यस मैम। हाँ चलो तुम जवाब दो तो। वैसे तो बड़ा वाह वाह मैडम, वाह वाह मैडम, जरा हम भी तुमको वाह वाह कर दे। बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टिंडलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन? मैम टिंडलाइजेशन में एक से ज्यादा बार गर्म करते हैं, अरे पास्चराइजेशन में अरे एक अरे, बार। कुछ कुछ डिफरेंस बताओ। ये तुम विक्रम का सुन के बोल दिए, कुछ अदर चीज उसमें ऐड करो ना, कुछ दूसरे वे में इसका जवाब दो। बताओ, किसने दिया था टर्म टिंडलाइजेशन? बताओ तुम लोग। एक तो सारा सब कोई वीडियो जो है वो ऑन रखो अपना, सब कोई अपना ऑन करो वीडियो, सभी कोई ऑन करो। अवधेश अपना वीडियो ऑन करो। अभय, अभय राज, अभिषेक, अभिषेक रोल नंबर 2 15 दोनों अपना वीडियो ऑन करो। अमन, अमन भारती, सब कोई करो। सबका अलग अलग नाम थोड़ी लेंगे हम। काजल, संजीव, हर कोई अपना वीडियो पहले ऑन करो। ये क्लास खत्म हो चुका है, अब इसमें डिस्कशन नहीं है। हाँ अवधेश, चलो बताओ। अब तुम्हारा ये बाल क्यों ये हो गया अवधेश? कुछ ऐसा अनाप शनाप नहीं हो गया ना घर में? मैम एक भाभी डेट कर गए। कोरोना से? कोरोना से? नो मैम, एक्सीडेंट हो गए। चलो इसका जवाब नहीं दे पाओगे तुम, कोई दूसरा बताओ। सौरभ, मैम बोलो बोलो, क्या बोले? तुम तो अभी बोल ही दिए ना विक्रम। जॉन टिंडल ही दिया था, चलो ठीक है, तुम तो बोल ही दिए। अभिषेक, अभिषेक तुम बताओ तो, टिंडलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन का। पास्चराइजेशन में जब एक बार हीट करते हैं तो वेजिटेटिव सेल मर जाते हैं, लेकिन जो उसका स्पोर्स है वो जिंदा रहता है, तो फिर वो बाद में ग्रो कर जाता है।
लेकिन टिंडलाइजेशन में जब हम बार बार इंटरमीडिएट टाइम्स हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट हीटिंग, ये तुम लोग एकदम याद रखना। टिंडलाइजेशन मतलब हो गया इंटरमीडिएट हीटिंग। इंटरमीडिएट मीन एक इंटरमीडिएट टाइप पे तुम क्या कर रहे हो कि उसको 2-3 बार गर्म कर रहे हो, है ना, 2-3 बार उसको हीटिंग टेम्परेचर कर रहे हो। राइट, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। देखो इस तरह से तुम लोग क्लास अटेंड किया करो, आखिर ये लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, हर बात सुनते हैं। चलो तो मेरे ख्याल से टिंडलाइजेशन सबको क्लियर है। टिंडलाइजेशन को एक बार हम और बता देते हैं कि टिंडलाइजेशन इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट हीटिंग, है ना। इसमें क्या करते हैं कि हम जो पास्चुराइजेशन में सिंपली क्या है, इसमें हम लोग 63.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे या उससे ज्यादा 72 भी गर्म करते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा मटेरियल क्या है, उसमें हम चीजों को गर्म करते, हीट करते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए गर्म करते हैं। उसमें क्या होता है कि सारे जो बैक्टीरियल सेल्स है, उसके वेजिटेटिव सेल्स जो है वो किल हो जाते हैं। बट उस टेम्परेचर पे, क्योंकि इंडोस्पोर जो है, तुमने पढ़ा होगा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में कि इंडोस्पोर बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कॉर्टेक्स होता है, उसके ऊपर कैल्शियम का लेयर होता है, तो उसको ब्रेक करना, उसको मारना थोड़ा कठिन होता है ना। तो क्या होता है, इंडोस्पोरिक सेल बच जाता है। इंडोस्पोरिक सेल जो है वो अगेन तुम्हारा चीज, जो भी तुम खाने पीने की चीज जो तुम बना रहे हो उसको खराब करने के लिए कैपेबल होता है। तो जॉन टिंडल ने, क्योंकि स्टरलाइजेशन भी है हमारे पास, हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, बट हम अगर चीजों को स्टरलाइज करना शुरू करें, खाने पीने की चीजों को, तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। तो उसके बीच का, स्टरलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन के बीच का एक प्रोसेस जॉन टिंडल ने इजाद किया, जिसको कि टिंडलाइजेशन बोला गया। और उसमें उन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े दिन, मतलब कि थोड़े थोड़े, जैसे हम लोग दवा खाते हैं ना, देखो दवा खाने के लिए बोलता है कि भाई आप ना, जैसे एक गोली सुबह खाना है, एक गोली दोपहर में खाना है, एक गोली शाम में खाना। ये थोड़ी बोलता है कि तुम्हारे पास 6 डोज अगर दिया हुआ, 10 गोली तुमको खाना है, तो तुम इकट्ठा खा लेते हो, नहीं ना। तुम क्या करते हो, इंटरमीडिएट में खाते हो। तुम एक गोली सुबह खाते हो, फिर दोपहर खाते हो, फिर शाम खाते हो। क्यों? क्योंकि एक गोली जो तुमने सुबह खाई, वो तुम्हारे जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पल रहे हैं उसको उसने मार दिया। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बच गया। भाई तुम गोली ही चलाते हो जब, तो क्या होता है, गोली चलाते हो तो तुम्हारा सारा निशाना पे थोड़ी लगता है, कुछ जो होते हैं वो बच भी जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये जो हम दवा खाते हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें स्टिल बच जाता है। तो भाई उसको अब दवा जो है जितना मारना था उसने मार दिया। फिर कहता है बच्चे तुम और अब ग्रो कर लो, है ना। तो फिर दोपहर तक और ग्रो हो गया, तो हमने फिर एक गोली खा ली। तो दोपहर तक जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा कुचा जो जन्म लिया हुआ था, उसको फिर वो गोली मार देता है ना, जो दवा है वो मार देता है। फिर भाई अब फिर और उसमें कुछ एक आधा थेथर, जिसको बोलते हैं ना कि थेथर है, इसको कितना भी थप्पड़ मारो ये मरने वाला नहीं है। तो भाई उसका भी इंतजार किया था कि अच्छा बेटे तुम शाम तक तो जन्म ले ही लोगे, तुम शाम में आओ, फिर हम तुमको एक दवा खा के और तुमको किल कर देंगे, है ना। तो यही चीज है तुम्हारा टिंडलाइजेशन, है ना। तो शाम में हम एक और गोली खा लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तुमने टाइम दिया कि तुम अभी अपने आप को ग्रो करो, फिर तुमने टाइम दिया, फिर तुम अपने आप को ग्रो करो, और उसके बाद हमने उसको हीट कर दिया, उसको हमने किल कर दिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टिंडलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट हीटिंग इज नोन एज टिंडलाइजेशन। और इस टर्म को टिंडल ने दिया था। और टिंडल तुम्हारा एक टिंडलाइजेशन एक प्रोसेस भी होता है जिसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है। तुमने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टिंडलाइजेशन एक प्रोसेस भी होता है ना, जिसमें क्या होता है, लाइट जो है वो स्कैटर्ड होता है, छोटे छोटे जो उसके कण होते हैं ना, उससे स्कैटर्ड होता है। इस प्रोसेस को भी टिंडलाइजेशन बोला जाता है। द बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द टिंडलाइजेशन। बट उस टिंडलाइजेशन का इस टिंडलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो, और कुछ पूछना है किसी को, या हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, या इसमें तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। चलो ये हम क्वेश्चन देते हैं। देखो ये सारा मेरा डेवलप किया हुआ है और ये तुम लोगों के काम आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बताओ। Microorganisms are the living organism that are too dash to be seen by naked eye. बताओ, कोई बताओ इसमें। Too small. Small. Yes. Too small. Too small. ठीक है। The science dealing with the study of fungi is माइक्रोबायोलॉजी। फंजाई, सही है। फंजाई है। माइकोलॉजी। Mycology. Mycology. And then science dealing with the study of algae is
बोलो। बताओ, एनीबॉडी। जाई को तो माइकोलॉजी बोला जाता है, एल्गी को एक तो उसके क्या बोलो, अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। Psychology. फाइकोलॉजी, यस, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी, ठीक है ना, बिल्कुल सही। किसने दिया भाई जवाब, वो अपना बता देगा, व्हाट्सएप पे बता देगा, उसको एक्स्ट्रा 1 मार्क्स। साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किसने दिया, हालांकि वो तो नहीं दिया, बट Pasteur. Germ theory of disease was proposed by रॉबर्ट कोच। कोच बोलते, कोक बोलते, जो तुम्हें बोलना है, स्पेलिंग सही लिखना। द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, बताओ, एकदम मिलता जुलता नाम है। बताओ, मिलता जुलता नाम है, बता दो। माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, वेरी गुड भाई, जिसने भी दिया उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। क्या नाम है तुम्हारा? अभय दुबे। अच्छा, अबे पहले वाला भी तुम ही आंसर दिए थे? यस मैम। वेरी Yes, गुड, ma'am. चलो तुमने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। सो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, फर्मेंटेशन टर्म किसने दिया था भाई? Louis Pasteur. तो पहले ही से सब याद आ रहा है। द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, Robert Koch. रॉबर्ट वेनली Robert Robert Van Hook. Van Leeuwenhoek. Yes, Anthony Van Leeuwenhoek, not Robert, ठीक है ना? The scientist who is credited with exploring the science of virology, बताओ वायरोलॉजी के साइंस को किसने किया? अभी जस्ट खत्म हुआ है ये। मैम इवांस्की। इवानोस्की, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज जोसेफ मैन। Joseph. लिस्टर, पाश्चर। जोसेफ लिस्टर। हाँ, Joseph Lister. Joseph Lister, yes. तो ये दिख रहा है ना क्वेश्चन, तुम्हें दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन अभी हम तुमको भेज भी देंगे तुम्हारे मेल पे, है ना, और इसका आंसर भी है यहाँ पे, ठीक है? तो तुम लोग का प्रैक्टिस भी होता जाएगा, और इतना सारा तुम हर चैप्टर में तुम्हारे 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, 10 तुम्हारे मल्टीपल चॉइस है, 10 ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो जब तुम बना लोगे ना, तो तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस बैंक हो जाएंगे कि तुम्हारा यही पढ़ लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है, ठीक है? अब देखो, ये MCQ पूछते हैं, तुम्हारा चैप्टर 7 के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, the scientist who gave the term animalcule, किसने दिया था भाई? मैम एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। Very good. His postulate disproved the thought of, yes, very good. His postulate disproved the thought of spontaneous generation with his experiment with swan neck. Pasteur. Very good. हम लोग सबको याद है अच्छे से। Name of the, हाँ वही swan neck, वही मतलब क्या बोले? अभी तो थे और वो फलांजी बिना उसके किए थे। हाँ, वो तो swan neck का तो नाम लुईस पास्चर के साथ ही जुड़ा है, ठीक है ना? अब बताओ, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट विथ रॉ मीट, one sample exposed, another with seal jar. Their growth of maggot was observed. Francisco Reddy. फ्रांसिस्को रेड्डी।
Very good. The scientist who credited first vaccine in a laboratory and is known for the term pasteurization and proving the germ positive. Louis Pasteur. Pasture. Pasture. Very good. The scientist who discovered penicillin in the year 1928. Penicillin का discovery किसने किया था? जो बताएगा उसको 1 mark. Alexander Fleming. Alexander Fleming. किसने बताया ये आंसर? तुमने बताया? मैम हमने भी बताया और एक और थे। तुम्हारा नाम बताओ। आपका नाम बताओ। और अभिषेक सर। अच्छा, अभिषेक एंड तुमने, तुम्हारा नाम? विवेक कुमार विक्रम। विवेक कुमार विक्रम, वेरी गुड। चलो तुम लोग सब अपना एक व्हाट्सएप कर देना, ये क्वेश्चन तो हम सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट एवरी डिजीज इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म, किसने बताया कि भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय हीटिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर, देखो आ गया ये। John मैम एस्प्लैंजान। The practice of killing bacteria by heating at certain temperature, ये तुम्हारा प्रोसेस पूछ रहा है। Pasteurization. स्टरलाइजेशन, इसमें पास्चुराइजेशन कहीं है? बताओ, चॉइस देखो। स्टरलाइजेशन है ना? दिख रहा है मैम। मैम सबका वीडियो कैमरा ऑन, इस वजह से आपका स्क्रीन तो नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? No. दिखना चाहिए। नो मैम। शेयरिंग बंद हो गया क्या? अब दिखा? यस मैम, अब दिख रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारा। कोविड-19 इज क्या है भाई? कोविड-19 चाइना। वायरस। चॉइस देखो, चॉइस। अच्छा वायरस, तो मैंने दूसरा वायरस। हाँ, दूसरा आंसर है तुम्हारा चाइना। चाइना। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? जोसेफ लिस्टर सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पास चला जाएगा सारा कुछ। इसका आंसर है तुम्हारे पास ये। तुम फॉल्स देख रहे हो, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सारा चीज तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम लोग को भेजेंगे सारा। आज एक सेट तुम्हारा हिस्ट्री का भेज दिया जाएगा। जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, आई गारंटी। ठीक है मैम, लास्ट टाइम जीमेल सेंड किए थे उस पर, लेकिन आया नहीं था आपका, भेजे थे तो। मैम ग्रुप में ही भेज दीजिए। देखो तुम लोग को ऐसे तो सबका हम मेल किए हुए, लेकिन मान लीजिए कि एक आधा बार नहीं आए तो तुम लोग आपस में भी शेयर कर लिया करो ना। मैम शेयर कर लेते हैं, बट एक बार भी अभी तक नहीं आया है आपका वाला। अभिषेक तुम्हारा तो मेल आईडी हम सेव किए हुए हैं, कैसे नहीं आया? हाँ मैम, आप भेजे भी थे तो वो सही था, लेकिन फिर आया नहीं मेल मेरे पास। अच्छा चलो हम एक बार फिर चेक एक कर बार लेंगे। चेक कर लीजिए मैम बस। ठीक है, हम देख लेंगे। अभिषेक क्या तुम्हारा मेल है? मी अभिषेक कुमार 154@gmail.com। पीपीटी वगैरह सब भेजेंगे। अच्छा चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रू फॉल्स है भाई। फाइकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द फंगल वर्ल्ड, ट्रू है कि फॉल्स है? मैम आ नहीं रहा है। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। एक मिनट मतलब फिर से हाँ चलो अब दिखा। यस बताओ। यस मैम। पहला ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है। वेरी गुड। दूसरा देखो। ट्रू है। ट्रू मैम। ट्रू मैम। वेरी गुड। ट्रू।
COVID-19 is a novel virus associated with severe acute respiratory syndrome. ट्रू है True. हाँ, True, ma'am. very good. Anthony von Leeuwenhoek is known as father of biology. False. No, False. false है. Mushroom and algae are identified by their spore structure and presence of chlorophyll. सही है कि गलत है? True है मैम. मशरूम में सही है। True है. में होता है सही है। True है मैम. True है. मैम अलगी में क्लोरोफिल की वजह से तो हम लोग को देख पाते हैं. सही है आंसर, ये सही है। जो मशरूम है वो क्या है? फंजाई है, और फंजाई जो है वो अपने स्पोर स्ट्रक्चर के कारण जाना जाता है, और एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, तो वो क्लोरोफिल के कारण, तो ये सही है। किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है मैम. False है मैम. False है. जो फॉल्स बोल रहा है बताओ, फॉल्स बोल रहा है उसका आंसर बताओ फिर। मैम 62.8 है। 63. ठीक है, बट 60 मैंने बोला था कि 62, 63.8 एक करेक्ट एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर है, बट 63 से ऊपर भी हाँ, और 72 भी रेंज जा हो सकता है, रेंज हो सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ पास्चराइजेशन है, ये सही है आंसर। ठीक है। TMV was discovered by scientist Ivanovsky, सही है कि गलत है? True. सही है? True मैम. Yes, true. Yes, the first antibiotic discovered was penicillin. True or false? True ma'am. Yes ma'am. True. Term vaccine and vaccination was coined by our coach. Vaccine and vaccination किसने दिया था? कोच ने दिया था? पाश्चर किया था. हाँ, सही है, पाश्चर किया था। Term bacteriophage was coined by F. Todd. किसने दिया था bacteriophage term? फ्रेडरिक टॉड सही है. रॉबर्ट हार्डले। ठीक है मैम 10 वाला तो बैक्टीरियोफेज दिया था ना. डॉट ने दिया था, है ना? डी हार्डले ने दिया था। ठीक है। आवाज कट कट के आएगा, आप क्या करोगे? तो हो गया तुम्हारा ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह का तुम्हारा आ सकता है, सैंपल तुमको दिखवा दे रहे हैं, ये सब तुम्हारे मेल पे चला जाएगा। देखो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2-2 मार्क्स का तुम्हारे पास, यहाँ तो 5 ही क्वेश्चन है, 7 तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? 7 चॉइस होते हैं, तुम्हें 5 लिखना होगा। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा, भाई माइक्रोबायोलॉजी क्या है उसका डेफिनेशन लिख दो, माइकोलॉजी क्या है उसका डेफिनेशन लिख दो, स्टेरिलाइजेशन क्या है उसका डेफिनेशन लिख दो, वैक्सीन क्या है उसका डेफिनेशन लिख दो, टीएमवी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो। इसी तरह तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? कितने वर्ड में लिखना पड़ेगा? देखो 2 मार्क्स का है तो तुम 4 लाइन में 4 सेंटेंस में लिख सकते हो, पूरा एक फुल सेंटेंस। बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है इसमें, इतना लिखो कि मतलब समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो 4-5 लाइन में तुम लिख सकते हो, 4 to 5 लाइन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन का तुम्हें दिखा देखो लॉन्ग क्वेश्चन। Long question. दिख रहा है क्या तुम लोग को? लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना? नो मैम.
देखो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट A.V. लुइनहॉक एंड लुईस पास्चर। तो तुम्हारे पास बहुत सारे आंसर हैं। लुइनहॉक का भी तुम लोगों को पता है, कर्नल मैक्यूल दिया, फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और लुईस पास्चर का तो तुम्हें 7-8 आराम से लिख देना है ना। तो इन दोनों का करके मतलब इतना लिखना, मतलब जो भी आए लिख देना, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये, है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहता है। इसी तरह कह रहा है हाउ स्वान नट एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। राइट डाउन द डिटेल एक्सपेरिमेंट विद लेबल डायग्राम। इसमें तुमको छोटा सा फोटो भी बनाना पड़ेगा जो स्टेप है, और उसके बारे में तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ वैक्सीनेशन विद 5 एग्जांपल, है ना। यहाँ साइंस ऑफ वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो तुम्हें लुईस पास्चर का वो क्रॉस वैक्सीनेशन से आना होगा, है ना। एंथ्रैक्स से, फिर उसने किया, फिर तुम्हारा जो कॉक का जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एस्टैब्लिश्ड हुआ, है ना। तो ये तुम्हारा 5 एग्जांपल उसमें करके तुम्हें देना होगा। इसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन इसमें तुम्हारा मात्र 3 लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास 5 चॉइस रहते हैं जिसमें कि 3 आंसर करना होता है, ठीक है। यस मैम। तो अब तुम्हारा हो गया हिस्ट्री खत्म। हिस्ट्री में तुमने क्वेश्चन आंसर भी काफी कर लिए, और ये सारे क्वेश्चंस का सेट हम तुमको भेज देते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसको तुम लोग सेव भी करके रखना, इसलिए रखना क्योंकि ये तुम्हारे आगे भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काम आएगा, तुम्हारे हायर स्टडी के लिए भी काम आएगा, और इस एग्जाम के लिए तो इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हर बोलो कुछ पूछ रहे थे तुम। मैम बोले इसके बाद मतलब ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसके बाद कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हम शुरू कर देंगे, देखो अब इसी से जाएंगे। हिस्ट्री एंड ये खत्म हो गया, माइक्रोस्कोप ही करना था मैम, हाँ, अब वो स्टार्ट करने वाली थी, फिर ये इसके बाद माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप, राइट, माइक्रोस्कोपी टाइप, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलो फिर तुम्हारा जो भी अभी पेंडिंग है उसको हम भेज के, चलो स्क्रीनशॉट भेज देना। मैम लेसन 2 और 3 का भी क्वेश्चंस भेज दीजिए। हाँ ठीक है सबका।